नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारक युक्तिकरण की तत्काल आवश्यकता रिपोर्ट जारी की। भारत और मिस्र ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों को आसान किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की रूपरेखा के प्रतिभूतिकरण पर चर्चा पत्र जारी किया। दक्षिण अफ्रीका ने कूनो नेशनल पार्क में 12 चीतों को भेजने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और कई देशों में जेनेटिकली इंजीनियर्ड वृक्षों पर परीक्षण किया जा रहा है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारक युक्तिकरण की तत्काल आवश्यकता रिपोर्ट जारी की है। भारत में 3695 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं। प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों को MNI यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसे स्मारकों की सुरक्षा, संरक्षण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। अच्छा, आप जानते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिरकार क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की वर्तमान सूची से संबंधित कई चिंताएं जाहिर की गई हैं और साथ ही कुछ अनुशंसाएं भी दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि चयन संबंधी कई त्रुटियां हैं, जैसे कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की वर्तमान सूची में से लगभग 1/4 स्मारक संभवतः राष्ट्रीय महत्व के नहीं हैं। लघु स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक मान लिया गया है, उदाहरण के लिए कोस मीनार, ब्रिटिश अधिकारियों की कब्रें आदि। इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकने वाले पुरावशेषों को भी MNI मान लिया गया है, उदाहरण के लिए एकल पुरावशेष जैसे कि मूर्तियों के खंड, प्रतिमाएं, तोप आदि। साथ ही ऐसे स्मारक जिनकी कोई जानकारी नहीं है उन्हें अभी भी MNI माना जा रहा है। ऐसे लगभग 50 स्मारक हैं। 60% से ज्यादा स्मारक 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव पर किया जाने वाला व्यय अपर्याप्त है। समस्या का मूल राष्ट्रीय महत्व शब्द की परिभाषा की अनुपस्थिति तथा AMASR अधिनियम या राष्ट्रीय संरक्षण नीति 2014 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की पहचान करने के लिए निर्धारित मूल प्रक्रिया या मापदंडों का अभाव है। इस रिपोर्ट में कई और भी अनुशंसाएं की गई हैं, जैसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने के लिए ठोस मानदंड तय करने चाहिए। राष्ट्रीय महत्व को परिभाषित करने के लिए AMASR अधिनियम में संशोधन किए जाएं या कार्यकारी आदेश जारी किए जाएं। स्थानीय महत्व के स्मारकों को राज्यों को सौंप देना चाहिए। इसके अलावा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकने योग्य पुरावशेषों को MNI की सूची से हटा देना चाहिए। जिन स्मारकों की जानकारी नहीं है और लघु स्मारकों को भी सूची से हटा देना चाहिए। साथ ही भौगोलिक असंतुलन को दूर करने के लिए नए स्मारकों को सूची में शामिल करना चाहिए और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा के लिए धन आवंटन में भी बढ़ोतरी करने की जरूरत है। आपको बता दें कि किसी भी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए कुछ मानदंड हैं, जैसे कि प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल 100 वर्ष से कम पुराना नहीं होना चाहिए। इसका विशेष ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व होना चाहिए तथा ऐसे स्मारकों या स्थलों से संबंधित लोगों को उन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने में कोई बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी से जुड़ी एक और खबर है, जिसमें यूनेस्को ने ओडिशा के ऐतिहासिक केंद्र को संकटग्रस्त विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। ओडिशा यूक्रेन काला सागर तट पर स्थित एक सामरिक बंदरगाह शहर है। और आइए अब रुख करते हैं द्विपक्षीय संबंधों के बारे में। भारत और मिस्र ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा की थी और इसी दौरान भारत मिस्र संबंधों पर भी चर्चा हुई। इस वार्ता में कई परिणाम निकले, जैसे कि रणनीतिक साझेदारी के 4 तत्वों को शामिल किया गया। इसमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, आर्थिक संलग्नता, वैज्ञानिकता एवं अकादमिक सहयोग तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध शामिल हैं। इसके अलावा दोनों पक्षों ने 5 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये क्षेत्र हैं संस्कृति, युवा मामलों पर सहयोग, साइबर सुरक्षा, सूचना और प्रौद्योगिकी तथा सार्वजनिक प्रसारण। दोनों पक्षों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए अपने समर्थन को दोहराया। इसके अलावा भारत और मिस्र नेम के संस्थापक भागीदार हैं।
यूगोस्लाविया, घाना और इंडोनेशिया अन्य संस्थापक भागीदार हैं। मिस्र स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों के लिए भूमि का एक विशेष खंड निर्धारित करने पर विचार कर रहा है। स्वेज नहर विश्व के सबसे व्यस्त वाणिज्य मार्गों में से एक है। ये नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इस मार्ग से प्रतिदिन विश्व व्यापार का लगभग 12% संपन्न होता है। ये अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। साथ ही अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर तक की सबसे तेज क्रॉसिंग है। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आह्वान किया है। दोनों पक्षों ने अगले 5 वर्षों में वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को $7 बिलियन से बढ़ाकर $12 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। भारत के लिए मिस्र का महत्व इसलिए है क्योंकि स्वेज नहर भारत के लिए व्यापार के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विशेष रूप से तेल व्यापार के लिए। मिस्र व्यापक आबादी वाला देश है और पश्चिम एशिया में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। ये भारतीय रक्षा सामग्री के निर्यात के लिए एक बड़ा बाजार है। इसके अलावा ये यूरोप और अफ्रीका के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है। अगली खबर यूथनेशिया से संबंधित है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथनेशिया के नियमों को आसान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कॉमन कॉज बनाम भारत संघ और अन्य मामले में निर्धारित किए गए थे। उसी मामले में देश में लाइलाज बीमारी की स्थिति में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई थी। लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज होता है। ये निर्धारित करता है कि यदि व्यक्ति भविष्य में अपने स्वयं के चिकित्सा निर्णय लेने में असमर्थ रहता है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। इच्छा मृत्यु रोगी की उसके द्वारा सहन की जा रही असहाय पीड़ा से मुक्ति के लिए उसके जीवन को समाप्त करने का एक कार्य है। ये कार्य केवल चिकित्सक द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। इच्छा मृत्यु या तो सक्रिय हो सकती है या फिर निष्क्रिय। सक्रिय इच्छा मृत्यु में किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए सक्रिय कार्रवाई शामिल होती है, जैसे कि इसमें अक्सर ऐसा होता है कि इसमें घातक पदार्थ या फिर बाह्य हस्तक्षेप जैसे कि रोगी को जानलेवा या फिर जहर का इंजेक्शन दे देना शामिल है। नीदरलैंड, बेल्जियम और कनाडा जैसे देशों में इसकी कानूनी अनुमति है। वहीं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के तहत जीवन समर्थक उपकरणों या उपचार को वापस ले लिया जाता है। ये उपकरण एक टर्मिनली इल व्यक्ति को जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। टर्मिनली इल की स्थिति में रोगी को 2 वर्षों या उससे कम अवधि में मृत्यु होने की संभावना रहती है। भारत, फिनलैंड, जर्मनी जैसे देशों में इसकी कानूनी अनुमति है। और आइए बात करते हैं इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय के बारे में। पी रतिनाम वाद। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को असंवैधानिक करार दिया गया है। धारा 309 आत्महत्या का प्रयास के लिए होती है। इसके अलावा अरुणा शानबाग वाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। अब जो दिशा निर्देशों में संशोधन किए गए हैं उसमें लिविंग विल को ऐसे परिभाषित किया गया है कि लिविंग विल के लिए राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा सत्यापित करना पर्याप्त होगा, जबकि पहले ऐसा था कि लिविंग विल को एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करना या उनका प्रति हस्ताक्षर यानी काउंटर साइन आवश्यक था। वहीं लिविंग विल तक पहुंच की बात करें तो नए संशोधनों में लिविंग विल राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्ड का भाग होगा, जिसे भारतीय अस्पताल जरूरत पड़ने पर देख सकते हैं। और पहले के दिशा निर्देशों में लिविंग विल को संबंधित जिला अदालत की कस्टडी में रखा जाता था। तीसरा है रोगी की स्थिति की जांच करने के लिए प्राथमिक बोर्ड। प्राथमिक बोर्ड में 3 चिकित्सक शामिल होंगे। इसमें उपचार करने वाले चिकित्सक सहित 2 अन्य चिकित्सक होंगे जिन्हें विशेषज्ञता में 5 साल का अनुभव होगा। वहीं पहले क्या होता था कि चिकित्सा के प्राथमिक बोर्ड में कम से कम 4 विशेषज्ञों को शामिल करना आवश्यक था। सामान्य चिकित्सा, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मनश्चिकित्सा या ऑन्कोलॉजी में कम से कम 20 वर्ष के समग्र अनुभव वाले चिकित्सकों को ही शामिल करना होता था। इसके अलावा निर्णय लेते समय निर्धारित समय की बात की जाए तो नए संशोधनों में प्राथमिक या द्वितीयक बोर्ड आगे के उपचार को वापस लेने पर 48 घंटे के भीतर निर्णय करेगा। वहीं पहले के नियमों के मुताबिक वर्ष 2018 के फैसले में उपचार बंद करने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। वहीं द्वितीयक बोर्ड के बारे में नए नियमों में ये कहा गया है कि अस्पताल को तुरंत चिकित्सा विशेषज्ञों का एक द्वितीयक बोर्ड गठित करना होगा, जबकि पहले चिकित्सा विशेषज्ञों के दूसरे बोर्ड को गठित करने का कार्य जिला कलेक्टर के पास होता था। और आइए अब बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण की दिशा में उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम के बारे में। दक्षिण अफ्रीका ने कूनो नेशनल पार्क में 12 चीतों को भेजने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फरवरी-मार्च 2023 तक दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत लाए जाने की उम्मीद है। इससे पहले सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते कूनो में आए थे।
वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट चीता को स्वीकृति प्रदान की थी और इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कम से कम 50 चीतों को भारत में फिर से बसाए जाने की योजना है। ये बड़े जंगली मांसाहारी जीव के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की पहली परियोजना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इस परियोजना के वित्त पोषण और पर्यवेक्षण के लिए अधिकृत नोडल एजेंसी है। चीते के पुनर्वास का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये वन्य जीवों के पर्यावासों के बेहतर प्रबंधन और उनके पुनरुद्धार में मदद करेगा। इससे जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और वो सेवाएं हैं जल सुरक्षा, कार्बन अवशोषण आदि। ये इको डेवलपमेंट और इको टूरिज्म का अवसर प्रदान करके स्थानीय समुदाय की आजीविका में वृद्धि कर सकता है। इसके अलावा चीते की बात करें तो चीता शुष्क वन, झाड़ीदार वन और सवाना की एक की स्टोन प्रजाति है। आपको बता दें कि ऐसी प्रजाति जो कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करती है उसे की स्टोन प्रजाति कहा जाता है। यह आजादी के बाद से देश में विलुप्त होने वाला एकमात्र बड़ा स्तनपायी जीव है। ये वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के परिशिष्ट 1 में शामिल है। IUCN लाल सूची स्थिति की बात करें तो अफ्रीकी चीते को इसमें वल्नरेबल की स्थिति में रखा गया है और एशियाई चीते को क्रिटिकली एंडेंजर्ड का दर्जा दिया गया है। चीता आबादी वाले बड़े देश हैं। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया और केन्या तथा एशिया में ईरान और भारत। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ियों में स्थित है। ये काठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ करधई, खैर और सलाई वृक्षों की प्रधानता है। और अब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। ये पेपर 3 का टॉपिक है। कई देशों में जेनेटिकली इंजीनियर्ड वृक्षों पर परीक्षण किया जा रहा है। अमेरिका में विकसित और फील्ड टेस्ट से गुजरे अमेरिकन चेस्टनट ट्री के GE संस्करण को जंगलों में उगाने के लिए सरकारी एजेंसियों से मंजूरी का इंतजार है। इस संस्करण को डार्लिंग 58 के रूप में नामित किया गया है। कई अन्य देश भी वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए वृक्ष की GE किस्मों पर परीक्षण कर रहे हैं। चीन ने चिनार और वृक्षों की कीट प्रतिरोधी 2 GE किस्मों के व्यावसायिक वृक्षारोपण की अनुमति दी है। भारत रबड़ के वृक्ष की GE किस्म का परीक्षण कर रहा है। इसके तहत वृक्ष में एमनसोड यानी कि मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इस जीन की अतिरिक्त प्रतियां समाहित करके इसे चरम जलवायु दबावों को सहन करने में सक्षम बनाया जा रहा है। रबड़ की GE किस्म गैर पारंपरिक रबड़ उत्पादक राज्यों जैसे कि असम, मिजोरम को बेहतर गुणवत्ता वाली रबड़ की खेती करने में सक्षम बनाएगी। GE यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड वृक्ष किसी वृक्ष के DNA को जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों के उपयोग से संशोधित करके बनाया जाता है। ज्यादातर मामलों में ये पादप में उन नए लक्षणों को जन्म देता है जो प्राकृतिक रूप से उस प्रजाति में नहीं पाए जाते हैं। वहीं GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल एक ऐसा पादप होता है जिसमें आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्राप्त आनुवंशिक सामग्री के एक नए संयोजन का समावेश किया जाता है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वृक्षों के महत्व की बात करें तो इससे बड़े आकार के, तेजी से बढ़ने वाले, रोगों का प्रतिरोध करने में सक्षम और कार्बन के अवशोषण में वृद्धि करने वाले वृक्षों का विकास करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना किया जा सकता है। ऐसे वृक्षों से जैव ईंधन और काष्ठ के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे काष्ठ, लुगदी और कागज उद्योग को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वृक्षों से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं। इनसे अन्य वृक्षों के दूषित होने तथा साथ ही उन पर निर्भर रहने वाले पशुओं और कीट प्रजातियों के भी प्रभावित होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। पुराने होने के साथ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वृक्ष कैसा व्यवहार करेंगे, इस बारे में भी जानकारी की कमी है। इनके आक्रामक प्रजाति होने का पता लगने में समय लग सकता है। यूकेलिप्टस जैसे काष्ठ उत्पादक वृक्षों के आक्रामक प्रभावों को सामने आने में 100 वर्ष से ज्यादा का समय लग सकता है। अगली खबर रिजर्व बैंक से जुड़ी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की रूपरेखा के प्रतिभूतिकरण पर चर्चा पत्र जारी किया। इस चर्चा पत्र का उद्देश्य सरल प्रतिभूतिकरण संरचनाओं की सुविधा प्रदान करके भारत में एक मजबूत प्रतिभूतिकरण बाजार विकसित करना है। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार प्रतिभूतिकरण कैसे काम करता है। इसमें परिसंपत्ति मूल जारीकर्ता होता है जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्तियां और संदर्भ पोर्टफोलियो होते हैं और इसमें जारीकर्ता एजेंट होता है जैसे कि स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब इसमें जो परिसंपत्ति जारी की जाती है वो विक्रेता के दिवालियेपन से मुक्त होती है। इस परिसंपत्ति पर ओरिजिनेटर का कोई कानूनी अधिकार नहीं रह जाता और आमतौर पर अलग अलग श्रेणियों या ट्रेंच में संरचित होती है
जिन्हें एक या एक से ज्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां रेटिंग प्रदान करती हैं। अब इसमें दूसरा है पूंजी बाजार निवेशक। ये जो होता है वो परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां जारी करता है। इसमें होता है सीनियर ट्रेंच, मेज़नाइन ट्रेंच और जूनियर ट्रेंच। प्रतिभूतिकरण में ऋणों की पूलिंग और फिर उन्हें एक विशेष प्रयोजन संस्था यानी स्पेशल पर्पस एंटिटी को बेचना शामिल होता है। फिर ये संस्था ऋण पूल द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों को जारी करती है। वर्तमान में SPE यानी स्पेशल पर्पस एंटिटी रूट के माध्यम से दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण करने के लिए कोई अनुरूप तंत्र मौजूद नहीं है। SSA यानी दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एक वित्तीय संरचना है। इसके तहत NPA का मूल जारीकर्ता इन्हें किसी स्पेशल पर्पस एंटिटी को बेच देता है। ये SPE प्रतिभूतिकरण नोट जारी करके इस तरह के अधिग्रहण को वित्त पोषित करता है। बदले में SPE दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए एक सर्विसिंग एंटिटी नियुक्त करती है। इस एंटिटी में आमतौर पर एक शुल्क संरचना होती है जो SPE को परिसंपत्तियों में अंतर्निहित ऋणों की अधिकतम वसूली के लिए प्रोत्साहित करती है। अब तक केवल मानक परिसंपत्तियों के मामले में ही प्रतिभूतिकरण की अनुमति दी गई है, जबकि ऋणदाताओं को अशोध्य परिसंपत्तियों की वसूली के लिए सारफेसी एक्ट 2002 के तहत मुख्य तौर पर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। सारफेसी एक्ट वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम है। दरअसल दबावग्रस्त परिसंपत्तियों और मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के बीच अंतर है। इसमें दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान से नकदी प्रवाह की निश्चितता का स्तर निम्न होता है। अंतर्निहित परिसंपत्तियों के समाधान में तृतीय पक्ष, विशेषज्ञ संस्थाओं या समाधान प्रबंधकों की भागीदारी और उनकी भूमिका की सीमा से संबंधित है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अंकटाड तथा 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगों के साथ मिलकर तैयार किया है। इस रिपोर्ट में ये निष्कर्ष दिए गए हैं कि कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध ने 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित किया है। वैश्विक उत्पादन वृद्धि दर 2022 में अनुमानित 3% से घटकर 2023 में 1.9% रहने का अनुमान है। साथ ही इस रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई हैं कि सार्वजनिक व्यय का दोबारा आवंटन किया जाना चाहिए और इसे फिर से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अवसंरचना आदि में रणनीतिक सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए। T+1 निपटान प्रणाली। भारतीय शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में ट्रेड+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। भारत से पहले केवल चीन ने इस प्रणाली को अपनाया है। 2001 तक शेयर बाजारों में साप्ताहिक निपटान प्रणाली प्रचलन में थी और इसके बाद T+3 और फिर 2003 में T+2 निपटान प्रणाली प्रचलन में आई। T+1 के तहत व्यापार से संबंधित निपटान लेन देन पूरा होने के 1 दिन या 24 घंटे के भीतर संपन्न करना होता है। T+1 के लाभ ये हैं कि ये निवेशकों के पास पर्याप्त तरलता उपलब्ध कराता है। धन और स्टॉक की तेजी से रोलिंग होती है। ये समाशोधन निगमों के लिए अनिर्णीत यानी कि अनसेटल्ड व्यापार एक्सपोजर को 50% तक कम करता है। ये व्यापार के जोखिम को कवर करने के लिए सिस्टम में अवरुद्ध पूंजी की मात्रा को कम करता है। अगला टॉपिक है खुला बाजार बिक्री योजना। भारतीय खाद्य निगम ने OMSS घरेलू के तहत अलग अलग मार्गों के माध्यम से केंद्रीय पूल स्टॉक से बाजार में 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचने की घोषणा की है। इस कदम से गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इससे आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। OMSS के तहत FCI समय समय पर खुले बाजार में गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक की बिक्री करता है। ये बिक्री नीलामी के माध्यम से पूर्व निर्धारित कीमतों पर की जाती है। इसका उद्देश्य खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं की कमी के मौसम के दौरान उसकी आपूर्ति में वृद्धि करना और खुले बाजार की कीमतों को कम करना है। अगला है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए पहले सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए हैं। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने नवंबर 2022 में ही एक फ्रेमवर्क जारी किया था। ग्रीन बॉन्ड्स वित्तीय साधन हैं। इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल पर्यावरणीय रूप से संधारणीय और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं में निवेश के लिए
आय सृजित करने के लिए किया जाता है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करने के लिए जरूरी वित्त प्राप्त करने में सरकार को मदद मिलती है और इस तरह से अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता मिलती है। इन परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, संधारणीय जल और अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रही झीलों के बारे में। विक्टोरिया झील। दिल्ली स्थित एक गैर लाभकारी विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने तंजानिया में विक्टोरिया झील के जल की गुणवत्ता के प्रबंधन पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस झील को विक्टोरिया न्यांजा भी कहा जाता है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। साथ ही ये नील नदी का प्रमुख उद्गम स्रोत भी है। इसका प्रसार 3 देशों तंजानिया, युगांडा और केन्या में है। ये दुनिया की ताजा जल की प्रमुख झीलों में से एक है। ये आकार में उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील से बड़ी है। इस झील के समक्ष प्रमुख खतरे हैं वनों की कटाई, आर्द्र भूमि का क्षरण और शहरी क्षेत्र से अपशिष्ट जल का प्रवेश आदि। और अगली संकटग्रस्त झील है चाड झील। एक हालिया रिपोर्ट ने ये रेखांकित किया है कि जलवायु परिवर्तन चाड झील बेसिन में संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। ये पश्चिम मध्य अफ्रीका के साहेलियन क्षेत्र में स्थित ताजे जल की झील है। ये झील चाड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर के संगम बिंदु पर अवस्थित है। और अब चर्चा करते हैं पृथ्वी की, और पृथ्वी में भी चर्चा करेंगे इसके आंतरिक कोर की। जर्नल नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित एक नए शोध ने पिछले 6 दशकों में बार बार आने वाले भूकंपों से भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण किया है। और इन भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण करने के बाद जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक 1970 के दशक की शुरुआत से आंतरिक कोर पृथ्वी के शेष हिस्सों की तुलना में तेजी से घूर्णन करने लगा था। हालांकि वर्ष 2009 के आसपास पृथ्वी के घूर्णन के साथ समकालिक होने से पहले ये धीमा हो गया था। तब से एक नकारात्मक प्रवृत्ति रही है, यानी कि आंतरिक कोर अब सतह की तुलना में धीमी गति से घूर्णन कर रहा है। और शोधकर्ताओं का अनुमान है कि अगला परिवर्तन 2040 के दशक के मध्य में होगा। अगला टॉपिक है टेक नेक सिंड्रोम यानी न्यू कार्पल टनल सिंड्रोम। न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर ने कहा है कि स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे तकनीकी उपकरणों ने टेक नेक नामक एक नई शारीरिक स्थिति को जन्म दिया है। टेक नेक सर्वाइकल स्पाइनल डीजनरेशन की शुरुआत को संदर्भित करता है। ये मोबाइल उपकरणों और टेक्स्ट को लंबे समय तक देखने के दौरान सर को थोड़ा आगे झुकाकर रखने के कारण होता है। इसके लक्षण हैं गर्दन में दर्द, सिर दर्द और कमर दर्द। पद्म पुरस्कार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की। पद्म पुरस्कारों को 1954 में स्थापित किया गया था। इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। ये पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए है, पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। इसमें एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद और एक पदक प्रदान किया जाता है। इसके तहत कोई नकद पुरस्कार शामिल नहीं है। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022। राष्ट्रपति ने 43 लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022 प्रदान करने को मंजूरी दी है। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में सराहनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है: सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं और इसे मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है। और अंत में एक शुद्धि पत्र है। दरअसल 21 जनवरी 2023 के न्यूज टुडे में हमने ये गलत उल्लेख किया था कि केवल 1931 की जनगणना के दौरान जनगणना के आंकड़ों में जाति को एक मापदंड के रूप में शामिल किया गया था, जबकि सही ये है कि जातिगत जनगणना केवल 1931 के जनगणना तक जनगणना के आंकड़ों में एक मापदंड के रूप में शामिल थी। मतलब ये हुआ कि 1872, 1881, 1901 और 1931 तक जाति के लिए डेटा एकत्र किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।